आज के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र क्लास 10 चैप्टर 1। उससे पहले एक छोटा सा विचार मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अगर आप जीतते हैं तो आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन आप जब हारते हैं तो एक नया अनुभव आपके साथ जुड़ता है और आप समझदार होते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ जो त्रुटि होती है उसको सही करने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ विषय वस्तु की तरफ चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी। हम जानते हैं हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उस प्रतिनिधि के द्वारा शासन चलाया जाता है। लेकिन वो जो प्रतिनिधि होता है वो भी अपना जो कोई काम करता है सत्ता की साझेदारी करता है। जैसे आप मुद्दा ले लीजिए जम्मू कश्मीर का 370 मुद्दा ले लीजिए। जम्मू कश्मीर के पास एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ, अदर स्टेट्स के लोग वहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकते, सरकारी सुविधा नहीं मिलती थी, तो वहाँ से 35A 370 को हटाया गया 370A। तो जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया। ये बात जो प्रस्ताव रखा गया तो संसद में रखा गया। संसद में बैठक होती है, पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग दोनों बैठते हैं और इस बात पे विचार विमर्श होती है। तो अपनी साझेदारी वो संसद में जाकर के रखते हैं। उसके बाद जब वो बिल पास हो जाती है लोकसभा में, वो जाती है राज्यसभा में, और राज्यसभा में जब पास होती है तो राष्ट्रपति के पास जाती है। उस पे जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है तो बिल एक्ट बन जाती है, वो बिल पारित हो जाती है। चाहे जम्मू कश्मीर का 370 हो या 3 तलाक बिल हो या राम मंदिर का फैसला हो, सभी में मतलब साझेदारी के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। बात करते हैं इसका, थोड़ा डिफिनेशन जान लेते हैं। जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी, यानी जैसे कोई मुख्यमंत्री हो गया, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वो खुद फैसला नहीं ले सकते, यानी कि इसमें जनता भी फैसला लेती है और अपने प्रतिनिधि को कहती है, और वो प्रतिनिधि जो विधानसभा में बैठते हैं वो प्रस्ताव रखते हैं, बात विमर्श होती है, तब जाकर के मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लिया जाता है। सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। इसी को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। और आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गई होगी ये बात। बात करते हैं बेल्जियम भी एक जिस प्रकार लोकतांत्रिक हमारा देश गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य, जहाँ पे जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। उसी प्रकार बेल्जियम की बात करें तो वहाँ भी लोकतांत्रिक देश है और वहाँ भी जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। यूरोप का छोटा देश यानी यूरोप महादेश में जैसे फ्रांस आता है, इसी तरह बेल्जियम भी आता है। वो भी एक देश है
हिस्सा है। वहाँ की आबादी की बात की जाए तो मतलब मात्र 1 करोड़ की आबादी है बेल्जियम की, जो कि अपना जो है भारत का हरियाणा स्टेट जहाँ की 1 करोड़ आबादी है, उसी के आसपास बेल्जियम की भी आबादी है और उतना छोटा देश है यूरोप का। अगर बात की जाए तो 59% जो लोग हैं फ्लेमिश में रहते हैं और डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 40% जो लोग हैं वेलोमिया में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। सिर्फ फ्रांस की भाषा है फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलते हैं। और इनका जो दबदबा होता है, फ्रेंच भाषी जो लोग होते हैं उनका दबदबा जो होता है, उनका वर्चस्व होता है। और ये डच वाले जो होते हैं, डच भाषी वाले, उन पे शोषण करते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रुसेल्स और जर्मनी, जहाँ 1% लोग जर्मनी में रहते हैं। इसके बाद है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की कैपिटल। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, जहाँ की 80% लोग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे बेल्जियम जो है 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि फ्रेंच जो भाषी जो लोग हैं उनका दबदबा होता है डच वाले पे। जाहिर सी बात है, जो लोग ज़्यादा होते हैं वो अपना वर्चस्व जमाते हैं, दूसरे पे शोषण करते हैं। बेल्जियम 1970 से 93 बात की जाए तो 4 संशोधन किया गया। वहाँ की जो संविधान है, बेल्जियम की संविधान 4 बार वहाँ पे संशोधन किया गया था। वहाँ के संविधान में केंद्र की शक्तियाँ सरकार को सुपुर्द, लोकतंत्र, मजबूत राष्ट्र स्वीकृत किया गया। यानी कि एक विवादित भावनाएं आ गई थी। फ्रेंच भाषी और डच भाषी जो लोग हुआ करते थे बेल्जियम में, एक युद्ध जैसा माहौल हो गया। यानी अत्याचार किया जा रहा था। जिस प्रकार हम आप लोगों को पढ़ाए थे फ्रांस में, पादरी वर्ग और कुलीन वर्गों के द्वारा तो आम जन के जो मजदूर किसान लोग थे उन पे शोषण किया जा रहा था, ठीक उसी प्रकार बेल्जियम में उसी तरह का माहौल बन गया। और बाद में चल करके वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया इस माहौल को किस तरह शांत किया जाए, और बेल्जियम में वहाँ पे इसके संविधान में संशोधन किया जाता है, तब जाकर के वहाँ की स्थिति सामान्य रूप लेती है। अब बढ़ते हैं श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका जिसकी आबादी है 2 करोड़, वही श्रीलंका जहाँ पे रावण हुआ करता था और जहाँ पे हनुमान जी जाकर के उस लंके को जला करके आ गए, उसी लंका को आज श्रीलंका कहा जाता है, जो कि एशिया महादेश का एक छोटा सा देश है, जो कि साउथ एशिया में पड़ता है। वहाँ जो है सिंहली भाषा, सिंहली जो लोग होते थे 74%। इसके बाद तमिल, यानी कि तमिलनाडु जो है अपने भारत का एक हिस्सा है, यानी साउथ इंडिया में पड़ता है तमिलनाडु। वहाँ के लोग भी श्रीलंका में जाकर के रहते थे, जो कि सिंहली जो है वहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं। और तमिल भाषी जो लोग हुआ करते थे उस पर अत्याचार किया जाता था। किसके द्वारा? तो सिंहली के द्वारा। उसके बाद जो ईसाई धर्म के लोग थे मात्र 7%,
7%। मूल निवासी और बाहर से आए, इसमें भी मूल निवासी हुआ करते थे और तमिल में भी जो है कुछ मूल निवासी हुआ करते थे। मूल निवासी का मतलब होता है जहाँ पे जिसका जन्म होता है। जैसे गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात में, तो गुजरात के मूल निवासी कहलाते हैं। उसी तरह जहाँ पे जिसका जन्म होता है वो मूल स्थान होता है। और बाहर से आए, जैसे बिहार के वासी दूसरे स्थान पे जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, तो प्रवासी मजदूर कहलाते हैं। और मूल निवासी वहाँ उनका नहीं होता है, क्योंकि उनका मूल निवास बिहार में होता है। मैं समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है? अधिक संख्या में। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसकी संख्या कम हो। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। जिस प्रकार हमारे देश में अंग्रेजों का 200 वर्षों तक शासन रहा और अंग्रेज हमारे भारतीयों को गुलाम बना करके रखा, और बाद में जाकर के हम लोगों के द्वारा लड़ाई लड़ी गई, बहुत सारे जवान शहीद हो गए। भगत सिंह जैसे जवान क्रांतिकारी लोग हमारे देश के लिए मर मिट गए, तब जाकर के हमारे देश को आज़ादी मिली। ठीक उसी प्रकार श्रीलंका भी, वहाँ भी वो गुलाम हुआ करता था। सिंहली प्रभुत्व जमाना चाहते थे। सिंहली जो हुआ करते थे वो अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे, वर्चस्व जमाना चाहते थे, दबदबा बनाना चाहते थे। 1956 में कानून बनाया गया। एक कानून बनाया जाता है 1956 में, सिंहली राजभाषा। ठीक है, यानी कि वहाँ की राजभाषा सिंहली हो। सिंहली समुदाय के लोग ये चाहते हैं तो वहाँ की जो राजभाषा हो वो सिंहली हो। बौद्ध धर्म की संरक्षण, सिंहली जो प्रजाति के थे, सिंहली समुदाय के थे, वो जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं। तमिल की सोच, उसके बाद तमिल के सोच में एक बदलाव आ जाता है। उन्हें लगता है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम पे शोषण हो रहा है, हमारी बातों को अनदेखी किया जा रहा है, हमारे प्रस्ताव को ठुकराया जा रहा है। सारी बातें उनके मन में ये प्रश्न करती है। आक्रोश, भेदभाव, आक्रोश जैसा माहौल हो जाता है, युद्ध जैसा माहौल हो जाता है। एक दूसरे को चाहते हैं हम मार दो, वो दोनों में एक तरह का लड़ाई जैसा माहौल हो जाता है, युद्ध जैसा माहौल हो जाता है। राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, यानी राजनीतिक जो अधिकार होता है, जो संसद से, जो संविधान से प्राप्त होता है, उसको राजनीतिक अधिकार माना जाता है। सिंहली एवं तमिल में बढ़ती अविश्वास, दोनों में एक दूसरे पर विश्वास नहीं, और एक दूसरे पे जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक एक दूसरे पे युद्ध जैसा माहौल बना रहेगा हमेशा। को लेकर युद्ध जैसा माहौल जो बाद में गृह युद्ध का रूप ले लेती है। और अंत में होता क्या है, जो विलियम एक ऐसा संविधान का निर्माण करता है जो आम जनता के हित में होता है। लेकिन श्रीलंका में क्या होता है, ये पर्सनली सोचता है। जैसे बात की सिंहली, तो सिंहली चाहता है जो हमारी बातों को रखा जाए, हमारा प्रस्ताव पारित हो, और जो तमिल भाषी है उनका प्रस्ताव को ठुकराया जाए। इसी में युद्ध जैसा माहौल हो जाता है और अंततः गृह युद्ध हो जाता है। गृह युद्ध जब होता है तो श्रीलंका के जो आम जन के भी जो लोग होते हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं।
बहुत दिनों तक वहाँ के जो लोग होते हैं दूसरे जगह चले जाते हैं और दूसरे जगह काम करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति थी बहुत दयनीय हो चुकी थी। क्योंकि जब किसी देश में युद्ध होता है तो आम जन भी प्रभावित होते हैं, बेकसूर भी प्रभावित होते हैं। उसको लेकर के जो आम जनता थे, जो मजदूर थे, किसान थे, वो दूसरे जगह प्रदेश में चले जाते हैं। और आशा करते हैं मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा आप लोगों के लिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, मित्रों, बंधुओं के पास इसे शेयर करें। और आशा करता हूँ जो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आप लोग स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और अपने आसपास सफाई रखें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।